नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वो है झुंड की मानसिकता यानी हर्ड मेंटालिटी। विकासवाद से लेकर आज के डिजिटल फाइनेंस तक इसका क्या सफर रहा है, यही हम डीकोड करेंगे। ये जानना सच में बहुत रोमांचक है कि कैसे हमारे सदियों पुराने प्राचीन इंसानी गुण आज के इस हाईटेक डिजिटल युग में भी हमारे निवेश के फैसलों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं। अब एक बड़ा सवाल जो हमेशा से अर्थशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का सिर चकराता रहा है, वो ये है कि आखिर समझदार लोग इतने अतार्किक या कहे इलॉजिकल फैसले क्यों लेते हैं। मेरा मतलब है, आम जिंदगी में हम हर काम कितना सोच समझकर करते हैं, राइट? लेकिन जैसे ही बाजार में पैनिक मचता है या भीड़ का शोर बढ़ता है, तो अचानक से वो सारी समझदारी कहाँ गायब हो जाती है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का मेन फोकस इसी विचित्र लेकिन बहुत ही आम मानवीय व्यवहार को समझना है। तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे झुंड की मानसिकता की जड़ों के बारे में, उसके बाद बाजार मनोविज्ञान और पूर्वाग्रह, फिर सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का रोल, इसके बाद ट्रेडिंग में सेंटिमेंट एनालिसिस और आखिर में सबसे जरूरी चीज, इस वित्तीय झुंड से कैसे बचें। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, झुंड की मानसिकता की जड़ें। देखिए, भीड़ के पीछे चलना या दूसरों की अंधी नकल करना, ये कोई आज के जमाने की कमजोरी नहीं है। असल में ये गहराई से समाया हुआ हमारा एक प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हर्ड मेंटालिटी का सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी ग्रुप में होते हैं तो हमारा व्यवहार और हमारी सोच अपने आप उस ग्रुप से मैच करने लगती है। अगर हम न्यूरोसाइंस और जीव विज्ञान के नजरिए से सोचें तो हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब झुंड में रहने और दूसरों की नकल करने से ही तो खतरे का जल्दी पता चलता था, उसी से तो जान बचती थी। इसे समझने के लिए 1951 के उस बहुत ही मशहूर सोलोमन एश विजन टेस्ट पर नजर डालते हैं। ये काफी हैरान करने वाला था। जब लोगों पर समूह का कोई दबाव नहीं था, यानी कंट्रोल ग्रुप, तो गलती की दर 1% से भी कम थी। लेकिन जब उन्हीं लोगों को ऐसे अभिनेताओं के साथ बिठाया गया जो जानबूझकर गलत जवाब दे रहे थे, तो क्या हुआ? उन्होंने भी दबाव में आकर गलत जवाब देना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पीयर प्रेशर या साथियों का दबाव किस तरह हमारी आंखों देखी सच्चाई को भी पूरे तरह से धुंधला कर सकता है। और इस पूरे प्रयोग का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो ये है, 33%। जी हाँ, पूरे 1/3 लोगों ने जवाब स्पष्ट रूप से गलत होने के बावजूद बहुमत की हाँ में हाँ मिलाई। मतलब भीड़ जो कह रही है वही सही है। ये साबित करता है कि सामाजिक दबाव के आगे झुकना इंसान के स्वभाव में कितनी गहराई तक बसा हुआ है। अब अगर विशुद्ध न्यूरोसाइंस की बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ खास मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। इनका काम ही है दूसरों की नकल करने के लिए हमें ट्रिगर करना। और मजे की बात यह है कि जब हम किसी समूह की बात मानते हैं या उनका साथ देते हैं, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का रसायन छोड़ता है। इससे हमें एक अजीब सा सुकून मिलता है, जिसे ब्लिस रिस्पॉन्स कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग दूसरों की भावनाएं महसूस करने और समूह की नकल करने के लिए बायोलॉजिकली वायर्ड है। हम चाहकर भी इससे पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। तो अब आते हैं दूसरे भाग पर, बाजार मनोविज्ञान और पूर्वाग्रह। अब सोचिए, ये प्राचीन जैविक प्रवृत्तियां जब आज के शेयर बाजार में एंटर करती हैं तो क्या होता है? ये बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। बुल मार्केट और बेयर मार्केट के मनोविज्ञान की तुलना बहुत ही दिलचस्प है। जब बाजार ऊपर भाग रहा होता है तो हर तरफ गजब का आशावाद और लालच होता है। लोगों में फोमो यानी मौका हाथ से निकल जाने का डर पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाजार गिरता है, बूम, वही लोग अचानक चिंता, डर और भयानक निराशा में डूब जाते हैं। बाजार के अलग अलग चक्रों में इंसान की ये चरम भावनाएं पूरी तरह से विपरीत लेकिन एकदम अतार्किक व्यवहार को जन्म देती हैं। और यही एंट्री होती है इन खास मानसिक जालों की, जिन्हें हम कॉग्निटिव ट्रैप्स कहते हैं। निवेशक अक्सर इनमें फंस ही जाते हैं। उदाहरण के लिए लॉस एवर्जन को ही ले लीजिए। रिसर्च बताती है कि अगर आपको 1000 रुपये का फायदा हो तो जितनी खुशी होगी, उससे 2 गुना ज्यादा दुख आपको 1000 रुपये का नुकसान होने पर होता है ना अजीब? इसी तरह एक होता है रीसेंसी बायस, जहां लोग मान लेते हैं कि जो कल हुआ है वही आज भी होगा। ये सारे पूर्वाग्रह हमारे निवेश के फैसलों पर बहुत भारी असर डालते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स।
अब अगर हम आज के डिजिटल युग की बात करें तो ऑनलाइन समुदाय हमारी इन पुरानी कमजोरियों में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। फिनरा की एक रिपोर्ट साफ बताती है कि इस नए डिजिटल परिदृश्य ने ट्रेडर्स के लिए एक बहुत बड़ा इको चेम्बर खड़ा कर दिया है। मतलब पहले जो टिप्स हम दोस्तों या पड़ोसियों से लेते थे वो अब रेडिट, एक्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोशल मीडिया ने सचमुच एक ऐसा डिजिटल झुंड बना दिया है जहां कोई भी सूचना या भावना सचमुच जंगल की आग की तरह फैलती है। और पीढ़ियों के बीच का ये अंतर तो और भी साफ नजर आता है। जरा इस डेटा को देखिए। 30 साल से कम उम्र के लगभग 35% निवेशक वित्तीय सलाह के लिए सीधे तौर पर सोशल मीडिया और फिनफ्लुएंसर्स पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में ये आंकड़ा सिर्फ 13% है। ये हमें साफ दिखा रहा है कि आज की नई पीढ़ी फाइनेंस की जानकारी जुटाने के लिए पूरी तरह से इन नए डिजिटल रास्तों का रुख कर चुकी है। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा है जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है ये 72%। फिनरा फाउंडेशन के अध्ययन के मुताबिक जो निवेशक वित्तीय सलाह के लिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, उनके जोखिम भरे निवेश करने की संभावना पूरे 72% तक अधिक होती है। सोचिए, ये आंकड़ा अपने आप में एक चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में बिना सही जानकारी के बस भीड़ के पीछे भागना कितना बड़ा जोखिम हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, ट्रेडिंग में सेंटिमेंट एनालिसिस। आपको क्या लगता है, बड़े वित्तीय संस्थान इस डिजिटल भीड़ का क्या करते हैं? वो इस भीड़ के व्यवहार को उन्नत तकनीक के जरिए डेटा में बदल रहे हैं और उससे भारी मुनाफा कमा रहे हैं। बड़े हेज फंड्स का एक पूरा व्यवस्थित प्रोसेस है। सबसे पहले वो लाखों सोशल मीडिया पोस्ट्स और ट्वीट्स को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे AI टूल्स लगाकर उस डेटा को खंगालते हैं और अंत में एक सेंटिमेंट स्कोर तैयार करते हैं, जिससे वो पहले ही भांप लेते हैं कि बाजार किस दिशा में जा सकता है। मतलब भीड़ की अनियंत्रित भावनाओं को अब बाकायदा स्ट्रक्चर्ड डेटा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसमें एक और दिलचस्प एंगल है। इस भीड़ के ज्ञान को सिर्फ पैसे बनाने के लिए ट्रैक नहीं किया जा रहा है। नियामक संस्थाएं और स्टॉक एक्सचेंज भी इसी सेंटिमेंट एनालिसिस तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? ताकि बाजार में किसी भी तरह के हेरफेर, धोखाधड़ी या इनसाइडर ट्रेडिंग को तुरंत पकड़ा जा सके। वे सोशल मीडिया की बातचीत पर पैनी नजर रखते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाजार में सब कुछ नियमों के दायरे में ही हो। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी भाग पर, भाग 5, वित्तीय झुंड से बचना। इस पूरे विश्लेषण के इस सबसे महत्वपूर्ण चरण में हमें ये समझना होगा कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके एक तार्किक निवेशक कैसे बना जाए। फोमो और पैनिक से बचने के लिए एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट मौजूद है। जैसे अपनी निवेश योजना को हमेशा लिखित में रखें, इससे भावनाएं दूर रहती हैं। अपने निवेश को SIPs के जरिए ऑटोमेट कर दें ताकि आपको बार बार डिसीजन लेना ही ना पड़े। इसके अलावा पोर्टफोलियो को रोज-रोज चेक करना बंद करें। इससे बेवजह का स्ट्रेस होता है और आप गलत समय पर रिएक्ट करने से बचते हैं। ये ब्लूप्रिंट बाजार की उठापटक के दौरान भी आपका अनुशासन बनाए रखने में पूरी मदद करेगा। सच कहूं तो इस पूरे विश्लेषण का सार वॉरेन बफे के इस महान और क्लासिक कोट से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरे हुए हों तो लालची बनो। भीड़ के पीछे भागने की जो हमारी पुरानी जैविक आदत है ना, बस उसे रोकना ही सफलता की चाबी है। जब बाजार में बहुत ज्यादा उत्साह हो तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, और जब हर तरफ डर का माहौल हो तो याद रखिए, अक्सर निवेश के सबसे बेहतरीन मौके वहीं छिपे होते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने देखा कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर हमें भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उकसाते हैं। लेकिन अब जब आप इन सारे पूर्वाग्रहों और हथकंडों को समझ चुके हैं, तो क्या आपका अगला निवेश निर्णय ठोस तथ्यों पर आधारित होगा या फिर सोशल मीडिया के शोर पर? चुनाव आपको करना है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।